हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 67th एंड 68 बीपीएससी में जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो इस वीडियो में हम सारे टोटल प्रोसेस को समझेंगे कि इंटरव्यू डे पे आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, किस तरीके से प्रक्रिया चलती है बीपीएससी ऑफिस के अंदर एंड मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं, कितने बोर्ड्स होते हैं, अंदर टोकन जनरेट होता है उसका क्या सिस्टम है। तो ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 69th बीपीएससी जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, सबसे पहले उनके लिए कंग्रेचुलेशंस एंड सेकेंडली कि आपकी इंटरव्यू जो है वो 15 अक्टूबर से शेड्यूल हो चुकी है। तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे एंड मेरे द्वारा एंड मेरी टीम के द्वारा हम 69 बीपीएससी के लिए मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें हमने जो पैनल्स रखे हैं वो सेलेक्टेड टॉप रैंकर्स के पैनल्स हैं। तो अगर आपको हमारे मॉक इंटरव्यू में अपीयर होना है और अपनी प्रिपरेशन, इंटरव्यू के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है तो आप हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको फिल कीजिए एंड देन मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, देन आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा। एंड जो भी इंटरव्यू में आना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू हमारे साथ लेना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो हमारा पैनल है उसमें ज़्यादातर सेलेक्टेड है, वर्किंग है, तो हम उनके टाइम के हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो जब आपको कोई टाइम अलॉट दिया जाता है, आपसे हम पूछेंगे कि आप उस टाइम पे कंफर्टेबल हैं कि नहीं, एंड अगर आप बोलते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं तो देन वी एक्सपेक्ट यू टू प्रेजेंट एट दैट टाइम, क्योंकि कोई ऑफिसर अपना कीमती टाइम निकाल के आपके लिए इंटरव्यू लेने आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो टाइम कंफर्म किया है उस टाइम पे आप अवेलेबल रहें और उनके टाइम का रिस्पेक्ट करें। दिस इज़ ऑल वी वांट, जो भी 69 बीपीएससी मॉक इंटरव्यू हमारे साथ देना चाहते हैं एंड और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। ऐसे भी हमारी जो चार्जेस भी होती हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की बहुत ही मिनिमम होती है, जिसे आप ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। उतने पैसे तो हम 1-2 घंटे में उड़ा देते हैं, इस तरीके के हमारे पेमेंट रहती है मंथली बेसिस पे अगर देखें तो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेंटरशिप प्रोग्राम हमारी चलती है, जिसमें 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चल रही है, इसमें 2.0 बैच का चल रहा है, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट चल रही हैं, 71st बीपीएससी मेंटरशिप चल रही है। तो लेट मी शो यू, ये हमारी 2.0 बैच मेंटरशिप बैच चल रही है। 1.0 कंप्लीट हो चुका है तो 2.0 हमारी चल रही है। तो जैसा कि संभावित डेट तो 17 नवंबर है, बट सुनने में भी आ रहा है और जैसा रितेश सर ने भी पहले आपको बताया था कि संभावित डेट है, ये आगे बढ़ सकती है, फिर भी हम 17 नवंबर को ही लेके चल रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी तैयारी की जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और उन्हें एक रिवीजन प्लान चाहिए तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। डेली वाइज टारगेट जाती है, डेली वाइज आपको सब हेडिंग्स मिलती हैं एंड आपको सोर्सेज मिलते हैं एंड क्विजेज़ होते हैं डेली बेसिस पे, वीकली टेस्ट होगी आपकी, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एंड जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो हमारी 10 मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो 10 मॉक टेस्ट में 5 टेस्ट जो होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी, जिसमें से हमने 3 कंडक्ट करवा चुके हैं एंड 5 जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी। तो जो हमने 3 कंडक्ट करवाए हैं तो ये हमारी एक ऐप पे चलती है, तो इस ऐप पे आप अभी भी दे सकते हैं, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे दे सकते हैं, प्लस इसकी PDF एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें ये नहीं है कि आपके 3 छूट गए, तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। एंड इसको शो करने के लिए मैं बच्चों के फीडबैक्स आपको बताना चाहूँगी। ये मैंने 2 टेस्ट के लिए बच्चों का फीडबैक मांगा था कि क्वेश्चंस कैसे हैं आप मुझे बताइए। तो इसमें आप देखिए कि हिस्ट्री का जो स्पेसिफिक टेस्ट हुआ था, जिस बच्चों ने अटैम्प्ट किया था उसमें 43% बच्चों ने बोला था कि बीपीएससी पैटर्न पे हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली साइंस पे बिहार स्पेशल पे हुआ है, तो बिहार स्पेशल पे मैंने पूछा, तो उसमें भी जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है तो उसमें 37% बच्चों ने बोला है, ये मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला है, इवन इन द केस ऑफ द हिस्ट्री। तो आप इससे भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस एज वेल। ये हमारा बिहार स्पेशल का है, जिसमें हमने करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ को इंक्लूड करके बिहार स्पेशल का एक स्पेसिफिक टेस्ट बनाया था। ये हमारा
साइंस का है, तो साइंस के में भी आप देखोगे कि हमने साइंस के बिल्कुल नए पैटर्न, जो बीपीएससी का जो नया पैटर्न होता है उस पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो इससे प्रैक्टिस करने के, रियल इन्वॉल्वमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप पीवाइस क्यूज तो दे रहे हो, उससे तो एग्जैक्ट बीपीएससी का पैटर्न पता ही चलता है, बट उसको ट्राई करने के लिए, उसको अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं, जो आप एक मॉक टेस्ट के थ्रू अचीव कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। एंड तो 70th फर्स्ट बीपीएससी मेंटरशिप, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें अभी मेंस चल रहा है प्लस प्रीलिम्स के साइमल्टेनियसली कुछ टॉपिक चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइंस चल रहा है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, 71st के लिए आप बैठ रहे हो, तो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी से तैयारी आप करोगे, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। एंड जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि बीपीएससी अब पहले जैसा नहीं रहा, यू हैव टू कम्पीट विद द यूपीएससी कैंडिडेट्स। तो आपको यूपीएससी कैंडिडेट से कम्पीट करना है, तो इसीलिए अपनी तैयारी अभी से ही इतनी तगड़ी बना दो कि आपको कुछ आगे चल के दिक्कत ना हो। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो कि 69 बीपीएससी इंटरव्यू। तो मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रही थी एंड एज अ होल प्रोसेस उस दिन क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मेरी एक्सपीरियंस, मेनी ऑफ यू नो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन 67th में एपीओ के पोस्ट पे हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 439 थी। 68 बीपीएससी में मेरा चयन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 4th थी। तो ये जो जंप हुआ था रैंक का, इसमें कंट्रीब्यूशन मेनली तो मेंस का है, जो मेंस का पैटर्न बदला था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। प्लस इंटरव्यू के मार्क्स में मेरी 10 मार्क्स की इंक्रीमेंट हुई थी। 67 में मेरे कम थे, 68 में मेरी 10 मार्क्स इंक्रीज़ हुई थी। तो मेरी जो एक्सपीरियंस रहेगी उससे आप सीखोगे कि आपको, अगर आप पहले से अपियर हो रहे हो, तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स। सेकेंडली, जिनका पहली टाइम है, तो पहले टाइम मुझे कैसा फ़ील हुआ था वो भी मैं साझा करूँगी, तो उससे आपको भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इंटरव्यू के डे पे देखिए, मेरा जो 67 एंड 68 से आपको पता है कि 68 से एक तरीके का बीपीएससी में रिवॉल्यूशन आया है विथ रिस्पेक्ट टू पैटर्न, विथ रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोसेस जो वो फॉलो करते थे। 67 में आई रिमेंबर कि जो डीवी, मेडिकल, ये सब इंटरव्यू के डे पे हुआ था। तो एक तो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट ऐसे ही परेशान रहते हैं, प्लस ऊपर से इन सब के झमेले होते हैं। तो आधा दिमाग तो इधर भी रहता है कि ये डीबी नहीं एक्सेप्ट हुआ, ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, मेडिकल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे डीवाईएसपी पुलिस यूनिफॉर्म वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। तो दिमाग में तो लाखों सवाल इसी पे बने रहते हैं। तो इंटरव्यू के साथ साथ इसकी भी एक कहीं ना कहीं टेंशन रहती है, जो आप कितना भी बोल लो वो नहीं जाता है। लेकिन 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स हमारा इसमें क्या हुआ, डीवी पहले हो गया, बट जो मेडिकल था वो इंटरव्यू के बाद होता था। तो चलो इंटरव्यू तो ख़त्म हो जाता था, फिर उसके बाद मेडिकल हो जाता था। 69 बीपीएससी से ये बीपीएससी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि डीवी मेडिकल वो पहले करवा लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू के दिन फ्री हो, बस आपको इंटरव्यू के लिए जाना, बस आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाना, और कोई झमेला नहीं है उस दिन। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है बीपीएससी ने, बहुत अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। तो इंटरव्यू के दिन अब आपका जो प्रोसेस होगा सिर्फ इंटरव्यू का ही होगा, क्योंकि आपका डीवी मेडिकल सब हो रखा है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली आपका हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, जो आप मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हो, तो वो आप चेकलिस्ट मारते हो। तो चेकलिस्ट मारने पे वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं, और उसको वेरीफाई करती है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी बीपीएससी रखती है। बस ये होता है। इसमें आता है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट एससी और एसटी के लिए लगता है, कास्ट एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए लगता है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए किस डेट से होना चाहिए, ये सारे डेट आपको नोटिफिकेशन में मेंशन होते हैं कि इस डेट तक का हमें एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, इस डेट तक का हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब कुछ मेंशन होता है आपके नोटिफिकेशन में, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास उस टाइम तक उस डेट का नहीं है, तो जो भी आपके पास है आप जाके दे दीजिए। उनको बोलिएगा कि सर, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मैं ये इंटरव्यू के दिन आके दे दूंगा। बट ये चीज़ प्रक्रिया हो चुकी है, तो यहाँ बात करने का मतलब नहीं है, तो हम डीवी के बारे में उतना बात नहीं करेंगे। मेडिकल भी आपका हो चुका होगा, जिसमें आपका आई का टेस्ट हुआ होगा,
हियरिंग एबिलिटी टेस्ट हुई होगी, फ्लैट फुट चेक हुआ होगा, नॉक नी चेक हुई होगी, आपकी वेट चेक हुई होगी, प्लस हाइट चेक हुई होगी, एंड एक यूरिन का टेस्ट होता है वो हुआ होगा। तो ये पूरा कंपोनेंट होता है मेडिकल का, फिर उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है। तो ये पहले का प्रोसेस था, बल्कि लेकिन 69th में ये बहुत अच्छा हुआ है कि मेडिकल एंड डीवी से आप मुक्त हो गए हैं, आपका ये कंप्लीट हो चुका है, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। चलिए अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन पे आपका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे अभी शेड्यूल हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 अक्टूबर को हम देखें तो एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक इवनिंग शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में मान लीजिए आपको 50 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है, इवनिंग शिफ्ट में भी 50 कैंडिडेट का इंटरव्यू है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है और ये इवनिंग शिफ्ट का टाइम है। टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ले लेते हैं कि 12 बजे से 1 बजे तक का मॉर्निंग शिफ्ट है एंड 2 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक आपका इवनिंग शिफ्ट है। तो ये एक टाइम मैंने ले लिया है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद आ रहा है। तो आपका 9 बजे है, आप तो एक तो ट्राई करिए कि अगर आपका 9 बजे मॉर्निंग शिफ्ट चालू हो रहा है तो यहाँ पे 1 to लेके 50 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट है सबको 8:15 तक पहुँच जाना है बीपीएससी ऑफिस। बीपीएससी का जो बिल्डिंग है वहाँ पे आप बाहर जाके पहुँच जाइए, क्योंकि ये इंटरव्यू डे है। इस दिन केयरलेसनेस मत दिखाइए, 10-15 मिनट पहले निकल जाइएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। आराम से 8:15 तक आप निश्चित ही पहुँच जाइए। और ये 1 से लेके 50 तक जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि आपका लास्ट में नाम लिखा है तो आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा, मैं आगे बात करूँगी। तो आपको 8:15 तक पहुँच जाना है, मतलब जो भी टाइमिंग है उससे ट्राई कीजिए कि 45 मिनट्स पहले, 1 घंटा पहले आप पहुँच जाएँ। 1 hour to 45 मिनट्स, ये आप निश्चित तौर पे पहुंच जाइए। जब और आपका डीवी एंड मेडिकल हो चुका है तो आपको क्या क्या लेके जाने चाहिए, प्री रिक्विजिट आपके क्या क्या होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक तो आपका एडमिट कार्ड आप लेके जाइए, आधार कार्ड रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, ठीक है। एंड अपने सेफ साइड के लिए आपने जो प्रपत्र भरा है उसका अगर आपके पास कॉपी है तो रख लीजिए, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि जब आपने एक प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 दिया है तो एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको नहीं भी ले जा सकते हैं। अगर है तो बस अपने साथ रख लीजिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे आपके पास इतना कुछ है, बहुत है इसके पास। प्लस मैं आपको बोलूँगी कुछ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत पीछे का टोकन मिलेगा ना तो आपका बहुत लेट होगा एंड वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था होती है, बट आपके पास कुछ रिफ़्रेशमेंट होगा तो आप उसको खा सकते हैं। तो पानी तो बिल्कुल ही रख लेना चाहिए आपको, पानी आप रख लीजिए। एंड यू कैन कॉम वगैरह रख लीजिए, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह होते हैं तो आप अपने बाल को सही कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपका बाल बिगड़ गया है या कुछ आपको करना चाहिए टू मेक यू, तो आपके लुक को, फिज़िकल लुक को थोड़ा इन्हांस करने के लिए, तो ठीक है आप वो चीज़ रख सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रिफ़्रेशमेंट का हो गया। एंड फिर उसके बाद जो भी मैंने बताया कि आपका हेयर ड्रेसिंग हो गया या कॉम में का कुछ कपड़े से रिलेटेड कुछ हो गया तो आप वो चीज़ रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपका प्री रिक्विजिट है जो आपको लेके ही जाना है। देन सेकंड होता है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ बिल्डिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच गए और ये गेट है, आप यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे साइड में यहाँ पे बीपीएससी जो लिखा रहता है, बुद्धा का स्टैचू है जहाँ पे सब मैंडेटरी फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे साइड में वेटिंग एरिया है, इस वेटिंग एरिया में आपको रोका जाएगा। इस वेटिंग एरिया में पहले क्या था, 67 में मेरे साथ हुआ था कि पेरेंट्स को अलाउ था तो यहाँ पेरेंट्स बैठ सकते थे। 68 में उन्होंने नहीं अलाउ किया, पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। तो बहुत लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूर से आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो अपने पेरेंट्स को भी लेके आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये बहुत बड़ा दिन होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें। बट अगर वेटिंग एरिया ना हो तो इतने देर तक वो 3-4 घंटे खड़ा रहना उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ अगर यहाँ पे अरेंजमेंट उनको बैठने का नहीं मिलता है तो उनके लिए कुछ अरेंज कर लीजिएगा, या आप अकेले आते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स को लेके आते हैं तो यहाँ पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता बैठने का परमिशन। तो यहाँ पे बेसिकली कैंडिडेट्स ही बैठते हैं, तो आप वेट करिएगा। फिर उधर से एक स्टाफ आएंगे, वो स्टाफ सबसे पहले आपका मोबाइल ले लेंगे। उस मोबाइल पे एक पर्ची देंगे जिस पर्ची में आपको रोल नंबर,
उस पर्ची में आपको रोल नंबर एंड अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, और वो पर्ची मोबाइल के साथ लगा के वो रख लेंगे, ठीक है। और वो रख लेंगे, और ये मोबाइल आपको इधर बिल्डिंग में नहीं ले जाना होता, इधर बिल्डिंग है बीपीएससी का मेन बिल्डिंग, जिसमें वो बाद में आपको लेके जाएंगे। तो आपको मोबाइल अपना सबमिट कर देना होता है। मोबाइल सबमिट करने के बाद आपको बस अपना एडमिट कार्ड निकालना होता है। बैग अंदर लेके जा सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाइएगा। तो आपको क्या करेंगे, एक और स्टाफ आएंगे, वो स्टाफ के पास लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, जिस ऑर्डर में आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहले शिफ्ट में मैंने बताया ना 50 लोग हैं, तो 5 ऐसे करके 10 रोज़ हैं। तो आप अगर सोचोगे कि आपका 49 नंबर पे यहाँ पर इंटरव्यू रोल नंबर है, तो आपका इंटरव्यू भी 49 नंबर पे होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट पे भी हो सकता है, फर्स्ट वाले का लास्ट में भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने बोर्ड्स हैं उस बोर्ड के आधार पे A B C D E, और ये बोर्ड मतलब ए बोर्ड किस मेंबर का चेयरपर्सन का बोर्ड है आपको नहीं पता है, बस ABCD एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नंबर दे दिया जाता है। प्लस मान लीजिए 1 का 5th नंबर का यहाँ पे पहले में ही रोल नंबर है, 6 का यहाँ है, फिर उसके बाद 19 नंबर पे जो यहाँ पे रोल नंबर है वो है। तो इस हिसाब से टोकन मिलता है। मान लीजिए आप एक कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे सीरियल नंबर में जो आपको इंटरव्यू प्रोग्राम आया है उसमें 30th नंबर पे आपका रोल नंबर दिख रहा है, बट आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ बी में 7th नंबर पे आपका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो आपको टोकन क्या मिलेगा, B7। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बी बोर्ड में आपका 7वें नंबर पे इंटरव्यू चलेगा। आपसे पहले 6 लोग और हैं, उनका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपका 7वें नंबर पे चलेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ए लिस्ट का पहले रोल नंबर कॉल करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ए में आपका 3 है 2 है, जो भी नंबर है वो आपका नोट डाउन कर लेगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा कितना जल्दी ख़त्म हो गया, किस नंबर पर है। मान लीजिए A1 आया, मतलब ए बोर्ड में आपका सबसे पहला इंटरव्यू है। अगर A10 आया तो A10 में आपका ये है, मतलब मान लीजिए 50 लोग हैं, 5 बोर्ड मेंबर, तो 10 हो गया। तो A10 आया, D10 आया मान लीजिए, तो D बोर्ड में आपका 10वां नंबर पे इंटरव्यू है। ऑलराइट, तो ये आपको सबसे पहले एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर मिलने के बाद सब कैंडिडेट्स को इधर एक मेन बिल्डिंग है उसमें ले जाया जाता है। और यहाँ पे पहले तो डीवी था, तो यहाँ पे टेबल लगे रहते थे, तो जितने बोर्ड मेंबर है उतने टेबल लगे रहते थे, जिसमें सारे स्टाफ बैठे रहते थे और डीवी चेक करते थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते थे। बट ऐसा होता है कि हर एक बोर्ड मेंबर के लिए एक स्टाफ अलॉट होता है। तो मान लीजिए आप ए बोर्ड के हैं तो आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा, बी बोर्ड के हैं तो आपको यहाँ बैठाया जाएगा, सी के हैं तो यहाँ, इसी तरह आपको बैठाया जाता है। और यहाँ पर भी आपको सीरियल वाइज, मान लीजिए A1 आपको मिला तो A2 फिर बाद में बैठेगा, A3 बाद में बैठेगा, A4 बाद में बैठेगा, और एक स्टाफ आएगा और आपको लेके जाएगा कि ए बोर्ड मेंबर के A4 चलिए आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो फिर वो आपको लेके जाएगा। जब आपको यहाँ से अंदर से लेके जाएगा तो अंदर लेके जाके एक रूम में अंदर ले जाएगा। उस रूम में क्या होता है, एक तो वेटिंग एरिया होती है, प्लस आप यहाँ पे जब बैठोगे एक तो आपका फ़ोटो वोटो होते रहेगा, कैमरा वीडियो बनते रहता है, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए मे भी लेते होंगे कि जो कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू लिया वो एक्चुअली में वही कैंडिडेट है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए वो इंटरव्यू फ़ोटो और वीडियोग्राफी लेते रहते हैं। फिर वो एक रूम में ले जाएंगे, वहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा एक। वहाँ पे पहले तो ये होगा कि आपका टोकन नंबर जो आपको मिला हुआ है A1 मान लीजिए आपको मिला हुआ है, वो A1 आप जाइएगा, वहाँ पे आपको एक नंबर देंगे। उस नंबर पे वो होता है, उसको भी टोकन ही नंबर बोलते हैं, तो वो उस पर कुछ नंबर लिखा होता है, ठीक है। अब ये नंबर आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे उससे पहले जो स्टाफ होता है उनको देना होता है ये नंबर। तो ये नंबर पे मान लीजिए 4-5 डिजिट का शायद नंबर होता है, 1 2 3 4, तो ये नंबर रहता है। ये आपको एक मतलब ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स पूछ देते हैं कि बताइए जो आपको टोकन नंबर मिला है उसका समेशन क्या है। तो एक तरीके से याद रखिएगा नंबर, ऐसे ना अटेंटिवनेस दिखाता है आपके ब्रेन का कि आपको कोई नंबर इंपॉर्टेंट मिला है तो आप उसको गौर से देखें और आपको वो चीज़ याद है। तो
एक बार नंबर को देख लीजिएगा, मे भी ना पूछा जाए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, मेरे से तो ऐसा नहीं पूछा गया है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये नंबर मिलेगा और फाइनली जब आपको ये नंबर मिलेगा तो आपको एक वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा और फिर आपको फ़ाइनल इंटरव्यू होगा। फ़ाइनल इंटरव्यू में वही फिर एक स्टाफ आएगा, वहाँ पे मिरर भी होता है, वॉशरूम वगैरह सब फैसिलिटी होती है। तो आपका अगर बाल वाल ठीक करना है, जो मैंने बोला कि आप लेके जा सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। एंड पानी वानी रखा रहता है, वरना मैं तो खुद ही बोलूँगी कि आप खुद ही अपना बॉटल लेके जाइए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, फिर आपको जहाँ पे बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये एक ओवरऑल प्रक्रिया होती है जो आपको फॉलो करनी होती है वहाँ पे। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका भी दिमाग पहले से मेकअप हो के अंदर जाके मुझे क्या क्या करना रहता है, क्योंकि काफ़ी दुविधा रहती है। मेरे टाइम पर किसी ने इतना डिटेल में बताया नहीं था, मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि बीपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, नहीं होता है, बट मुझे कोई वीडियो मिली नहीं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ के ऐसे वीडियो देखे हैं, तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे भी ये वीडियो डालनी चाहिए, ताकि आप जो भी लोग बीपीएससी के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उनको ये हेल्प मिले। तो ये होल प्रोसेस होता है। तो मैंने ये 3 चीज़ तो कर दी। अब इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या मुझसे पूछे गए, ठीक है। तो 67 बीपीएससी में 4 मेंबर्स थे, 68 बीपीएससी में भी 4 मेंबर्स थे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। ज़्यादातर 4 ही मैंने सुना है, 1-2 में बोर्ड में 5 भी थे, तो आपको 5 का भी फेस करना हो सकता है। प्लस बोर्ड के जो अलग अलग नाम होते हैं, और ये बोर्ड के नेम रिवर्स के बेस पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को कोसी बोर्ड का नाम है, बागमती नाम है, गंगा नाम है, इस तरीके से नाम रहते हैं। तो और ये नाम हर दिन बदलते हैं। फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर को मान लीजिए, आपको बहुत लोगों को पता होगा कि दीप्ति मैम का एक बोर्ड होता है, तो दीप्ति मैम एक बोर्ड की चेयरपर्सन है। मे बी इस बार है या नहीं, आई डोंट नो। तो मान लीजिए दीप्ति मैम को कोसी 15 अक्टूबर को मिला है, उनके बोर्ड का नाम कोसी है। तो 16 अक्टूबर को कोई आपको बोले कि आपका कोसी बोर्ड है, तो आप ये मत सोचिएगा दीप्ति मैम ही होंगे, वो सफल होते रहता है, हर दिन सफल होते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देनी है, बस मैंने ऐसे बता दिया कि आपको वहाँ पे बताया जाएगा कोसी है, बागमती है, तो आप पहले से इसके बारे में ज्ञात हो कि हाँ इस तरीके से बोर्ड्स का नाम पड़ता है, ठीक है। तो 67 बीपीएससी में 4 मेंबर्स थे, जिसमें मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था, जिसमें ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। तो ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस थे, मतलब बिहार के ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस थे, हिल्स वगैरह पे थे, साउथ इंडिया की हिल्स, टूरिज़्म पे क्वेश्चंस थे, सफारी जो नेचर अंजू सफारी है उस पर क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से ओवरऑल एक ज्योग्राफी पे ही क्वेश्चन था, क्लाइमेट वगैरह पे क्वेश्चंस था। फिर उसके बाद सेकंड मेंबर पोस्ट प्रेफरेंस पे ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैंने BAS पहला पोस्ट डाला था, तो उसमें BAS का वैकेंसी था, तो BAS मैंने पहले डाला था, तो क्या काम होता है, तुम्हारी क्या प्रायोरिटी रहेगी, ये सब सर ने पूछा था। फिर पॉलिटी में आए थर्ड मेंबर, तो उन्होंने प्रीएम्बल, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चंस पूछे थे, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस तरीके से पॉलिटी पे पूछे थे, जितना मुझे रिकॉल हो पा रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको। फोर्थ मेंबर थे, तो मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तो IT इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे थे, इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करती है, सेमीकंडक्टर्स हो गया। फिर उसके बाद मैंने डिफेंस का जिक्र किया था कि कैसे हार्डवेयर यूज़ हो सकता है, सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है। तो फिर डिफेंस पे वो चले गए। उस टाइम पे अफ्रीका डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था, तो उस पर वो बात करने लगे। तो ओवरऑल बहुत डाइवर्स इंटरव्यू था इसमें। तो मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। मेरा पहला इंटरव्यू था एंड पहला भी अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था, तो नर्वस तो काफ़ी थी मैं, लेकिन उस हिसाब से जितना मेरे से क्वेश्चंस मुझे हुआ, मैंने सॉरी भी बोला 1-2 जगह, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, बट जो ओपिनियन बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किए थे। तो उस हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक गया था मेरा इंटरव्यू। 68 BPSC में 10 मार्क्स की जो इसमें मेरी इंक्रीमेंट हुई थी, तो उसका रीज़न ये भी था, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था मेरा, क्योंकि 67 BPSC में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एंड सेकेंड जो मैंने फंडामेंटल अपनी 67 BPSC में बनाई थी वो और इन्हांस हो गई थी, और मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ कम दिए थे और अपने ऊपर काम वर्क ज़्यादा किया था। यहाँ पे मैंने 67 में आई गेस 6-7 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड 68 में आई थिंक
ओनली 2 ही दिए थे मॉक इंटरव्यू इसमें 68 में मैंने, और 68 के 2 इंटरव्यू जो हैं वो यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएंगे। तो वो वही 2 ही इंटरव्यू दिए थे। बाकी मैंने खुद पे वर्क ज़्यादा किया था कि कैसे मुझे अपने बातों को रखना है, कॉन्फिडेंटली रखना है, हम्बलनेस के साथ रखना है, तो उस पर मैंने वर्क किया था। एंड कंटेंट मेरा तो 67 के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा बिल्ड हो गया था। तो इसमें मेरा भगत सर का बोर्ड था, इसमें 3 मेल मेंबर थे एंड प्लस एक लेडी मेंबर थी भगत सर को मिला के। तो इसमें इन्होंने पूछा था कि आपका सिलेक्शन हो रखा था, क्योंकि उसमें मेंशन करना होता है। तो हाँ, मेरा हो रखा था एपीओ के पोस्ट पे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। मेरी हॉबी योगा है, तो योगा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे सेकंड एंड थर्ड मेंबर दोनों ने। एंड फिर उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट से पूछा था, तो प्रेफरेंस लिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन उठे थे कि आपने ये प्रेफरेंस में क्यों डाला, आपको क्यों ये चाहिए। तो उससे रिलेटेड, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसा आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो उससे रिलेटेड, जैसे मेरी वर्क एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रही है, तो मैम मुझसे आईटी टेक पार्क वगैरह के बारे में बहुत कुछ मैम ने पूछा था मुझसे। इंडस्ट्रीज़ का स्कोप पूछा था, फिर 1-2 स्कैम्स के बारे में पूछे थे जो सर्विसेज से रिलेटेड थे। फिर आईटी इंडस्ट्री के बारे में पूछा था, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, पब्लिक अवेयरनेस में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ये भी बहुत डाइवर्स था। लेकिन हाँ, 67 के कंपैरिजन ये ज़्यादा बेटर था, इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और वो चीज़ मैंने भी फील की थी, इसीलिए मुझे 10 मार्क्स इसमें ज़्यादा मिले थे। तो ये था मेरा इंटरव्यू, मुझसे क्या पूछे गए थे। कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूँगी जो भी 69 बीपीएससी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बैठने वाले हैं। फर्स्टली ये है कि बी कॉन्फिडेंट। आपने मेंस क्वालिफाई किया, अब बीपीएससी पहले जैसा नहीं रहा है। मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए। मेंस क्वालिफाई करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो आप इतने दूर तक आए हैं, आप में कुछ खासियत है, तभी आप इतने कैंडिडेट को पीछे छोड़ के लिस्ट में आए हैं। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट वो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत होने दीजिएगा। नो एरोगेंस एट ऑल। बहुत हम्बलनेस के साथ आपको रिप्लाई देना है, रिस्पेक्टफुली रिप्लाई देना है। सबसे पहले ड्रेस अच्छे से पहनिए। देख लीजिए कि आपको कौन सा आपको कंफर्टेबल लगता है, हमेशा कंफर्ट को चूज़ कीजिए। प्लस जो कलर है वो प्रेफरेबली ब्राइट कलर लीजिए। ब्राइट मतलब लाइट कलर, उससे डार्क डल कलर ना चूज़ करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में वो लाइट दिखनी चाहिए। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ड्रेस एंड आपके फिज़िकल अपीयरेंस से ही होती है। फिर उसके बाद आप जैसे ही आप पर्सनालिटी टेस्ट देंगे, तब वो आकलन आपका और बढ़ेगा। तो फिर ड्रेस वहाँ पे मायने नहीं रखती, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो ड्रेस देख के ही पड़ता है। तो ड्रेस वेल, आयरन अच्छे से होनी चाहिए एंड लाइट कलर क्लोथ्स आई वुड से कि ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। हमेशा स्माइल रखिए फेस पे। ज़्यादा स्माइल नहीं रखना कि आप बहुत खुश हैं, बट एक मिनिमम स्माइल रखना कि सामने वाला भी लगे कि यू आर वेरी कॉर्डियल एंड यू आर वेरी हम्बल, यू आर ओपन टू इंट्रोगेट एंड यू ओपन टू आंसर क्वेश्चंस। तो इस तरीके का स्माइल रखें। ज़्यादा उतना हंसना भी नहीं है कि उनको लगे कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत बैलेंस वे में लेके चलना है। अपने साथ रिफ़्रेशमेंट लेके ज़रूर जाइएगा, कुछ नहीं तो पानी तो ज़रूर ही लेके जाइएगा। एंड गर्मी रहती तो मैं बोलती ग्लूकॉन डी, बट गर्मी नहीं है, ठंड का मौसम है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। पानी इज़ सफिशेंट। कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ज़्यादा टू कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। आपसे अगर कुछ सवाल पूछा जाता है, एरोगेंटली नहीं बोलना है, बहुत आराम से सहमे तरीके से आंसर देना है, सो डैट सामने वाले को भी आपके जो बोर्ड मेंबर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो इतने साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके जैसे कैंडिडेट्स उन्हें बहुत मिले होंगे, या आप ऐसे उभर के कुछ अलग टाइप के कैंडिडेट्स उनको दिखेंगे, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है। नॉलेज बेस भी, एक्सपीरियंस बेस भी, कि बच्चों को कैसे आकलन चाहिए, कैंडिडेट्स किस प्रकार के आते हैं। तो बी ऑनेस्ट, वहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाएगा ऑनेस्टी के साथ जवाब दीजिए, क्योंकि वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप झूठ बोलिएगा ना, आपके चेहरे के इतने उन्होंने इंटरव्यूज़ ले रखे हैं, तो चेहरे के एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए। एंड रिप्लाई विथ ह्यूमिलिटी, हमेशा ह्यूमिलिटी काइंडनेस से रिप्लाई कीजिए, रिस्पेक्टफुली रिप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं वो आप सेम लेवल के नहीं है, वो आपसे ऊपर लेवल के हैं, वो आपको इंट्रोगेट करने हैं, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं। तो गिव देम अ चांस, बी ओपन टू डिस्कशन। वहाँ पे डिस्कशन होता है। जो ये कोचिंग वालों ने जो इन्वायरमेंट बना के रखा है कि ऐसे दम आपको बैठा के
आपको इंट्रोगेट किया जाता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत चिल माहौल होता है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल चिल माहौल होता है। वो आपको बैठाते, कंफर्टेबल भी करते हैं। इवन 68 बीपीएससी में तो सर ने बोला परमिशन से ही बैठना होता है, तो सर आपको बैठाएं, मतलब सर बोले कि आप बैठ जाइए, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, आपसे पूछना। तो मैंने बोला यस सर कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, एक तरीके से वो बात करते हैं। आप कुछ बोलेंगे, फिर उधर से कुछ बोलेंगे, फिर उधर से आप कुछ बोलेंगे। तो अगर वो आपके बात को काटेंगे भी ना, तो बहुत एक हम्बलनेस के साथ, स्माइल के साथ बोले कि सर विथ रिस्पेक्टफुल आई लाइक टू डिसएग्री, एंड फिर उसके बाद अपना पॉइंट आप रखिए। एक कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि हिंदी या इंग्लिश में इंटरव्यू चलता है, तो इंग्लिश चलता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। तो अगर आप देखिए, अगर सामने से आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। अगर इंग्लिश में नहीं पूछा जा रहा है, हिंदी में पूछा जा रहा है, तो मैं बोलूँगी प्रेफरेबली हिंदी में ही देना चाहिए, क्योंकि वो गलत इमेज छोड़ देता है कि मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो इंग्लिश में क्यों जवाब दे रहा है। अगर आपको हिंदी में कुछ वर्ड्स नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, उसको इंग्लिश में बोलिए। फॉर एग्जांपल आप सेकुलरिज्म पे बात करें तो आपको धर्म निरपेक्षा वर्ड नहीं आता, तो आप सेकुलर ही बोलिए, लेकिन जो अपनी बातें रख रहे हैं वो हिंदी में रखें। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं आती हिंदी में, तो इंग्लिश वाली ही बोलती हूँ, तो उस तरीके से आप बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सर से परमिशन ले लीजिए, अपने बोर्ड मेंबर से परमिशन ले लीजिए कि सर मैं क्या मैं जो इंटरव्यू है अपना इंग्लिश में कंडक्ट कर सकती हूँ। तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप इंग्लिश में लीजिए, लेकिन एक परमिशन ले लीजिए, खुद से मत करिएगा, एक बार परमिशन लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे जो मॉक इंटरव्यू चल रहा है, तो हमारा तो ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें हम ऐसे ही चिल माहौल रखते हैं कि मतलब एक तरीके से डिस्कशन होता है। उनको कुछ नहीं आता तो हम बताते हैं, और इसी तरीके से रियल इंटरव्यू होता भी इसी तरीके से है। ऐसे नहीं होता कि सब एक मतलब सर सब लाइन से बैठे हुए हैं और आप पे एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बातें होती हैं वहाँ पे और इसी तरीके का माहौल होता है। बट वो जो डर होता है, वो एंग्जाइटी होता है, लगता है जल्दी से मेरा इंटरव्यू का दिन आया और जल्दी से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, वो रहता ही है, वो मन में रहता ही है। तो वो जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा वो चलेगा ही चलेगा। बाकी मैं एक लास्ट टिप आपको ये देना चाहूँगी कि मॉक इंटरव्यूज़ आप दे रहे हैं, दीजिए। सबसे पहले मॉक इंटरव्यूज़ में पैनल को देखिए कि पैनल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो देख लीजिए आप। पैनल में डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, वो देख लीजिए, और फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू दीजिए। एंड मैं मॉक इंटरव्यू में बोलूँगी, मैं 2 से 3 मॉक इंटरव्यू बहुत होता है। जो आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है ना, कि आप किसी एक्सपीरियंस इंसान के सामने अपनी बातों का एक आर्टिकुलेट वे में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, उसको जज करने के लिए 2-3 मॉक इंटरव्यू बहुत होता है। ज़्यादा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 67 में मैंने बहुत ज़्यादा दिया था, क्योंकि मेरा पहला अटैम्प्ट था। 68 में मैंने दिया ही नहीं, 2 दे के छोड़ दिया ही नहीं मैंने इंटरव्यू। तो 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ इनफ। इसमें ना आप सेल्फ सेशन करिए, मिरर के सामने बैठिए, देखिए कि आप हाथ का जेस्चर नहीं करते, पैर तो नहीं हिलाते, ज़्यादा अपना आईब्रो वगैरह, ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं बनाते। ये सब आप खुद ही कर सकते हैं, ये आपका डेली प्रैक्टिस से होगा। मान लीजिए आपने कुछ करंट पढ़ा, करंट का वो टॉपिक अपने को बोलिए कि हाँ बताइए कि जो इज़राइल एंड लेबनान का इशू है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। खुद से क्वेश्चन पूछे मिरर के सामने बैठ के, मिरर के सामने बैठ के खुद से आंसर दीजिए कि आप इसका क्या आंसर देंगे। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपका हैंड जेस्चर तो नहीं होता, पैर तो नहीं हिलाते नर्वस होके, या बार बार आप कुछ ऐसा तो नहीं करते जिससे इंटरव्यू मतलब वो इमेज छोड़े कि ये नर्वस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेल्फ सेशन कीजिए डेली, एटलीस्ट आधा घंटा मिरर के सामने बैठ के अपने आप को इंट्रोगेट कीजिए, अपने आप को क्वेश्चंस कीजिए, और फिर देखिए कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा सेल्फ सेशन वाला। मॉक इंटरव्यूज़ आप दीजिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके सामने बातें रखना, ये हेजिटेशन होता है कि कैसे मैं बातें रख पाऊँगा, कैसे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं अपना ओपिनियन कैसे रख पाऊँगा। मैं अपने फैमिली मेम्बर से तो बात कर लेता हूँ, वो इनफॉर्मल टॉकिंग होती है, लेकिन फॉर्मल टॉकिंग में कैसे बात करनी, तो वो हेजिटेशन जो वॉल होती है ना हेजिटेशन की, वो टूटेगी आपकी। बट सेल्फ सेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से कि इंटरव्यू में बीपीएससी का इंटरव्यू क्या होता है। एंड दिस इज़, ये पिक्चर है मेरा 67 बीपीएससी का, ये 68 बीपीएससी का पिक्चर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये 1 in a लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यूज़ देना सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अभी आपके मन में बहुत सवाल होंगे, बट जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ दैट डे।
आपको याद होगा कि आप किस फीलिंग से गुजरे थे, वहाँ गए थे, अपने पेरेंट्स के फेस पे वो हैप्पीनेस एंड प्राउड मी फील देखते हो, फिर आप वहाँ पे बोर्ड मेंबर के सामने अपने कितने कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातों को रखते हो। आपको ये भी लगेगा काश मैं इसका आंसर ऐसे दे देता, काश मैं इसका आंसर मुझे याद था, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड सोच के दे देता। तो ये सब चलते रहेगा। ये आप कभी भी अपने परफॉर्मेंस से ना 100% सेटिस्फाई नहीं होगे। मैं भी कभी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ अपने परफॉर्मेंस से। इवन आई गॉट दी 4th रैंक इन 68। मुझे लगता था कि इस वाले क्वेश्चन में मैं कुछ और कर लेती, बट वो यही है ज़िंदगी, कभी आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते 100% किसी भी सिचुएशन से। तो बस जाइए, एंजॉय कीजिए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपने प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न बीपीएससी का, जहाँ पे यूपीएससी कैंडिडेट से आपका कंपटीशन चल रहा है। एंड आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी हम्बल, रिस्पेक्टफुली बातें रखनी है। अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है उसी स्पिरिट को रखिए, उसी स्पिरिट से करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है, नेशनल एंड प्लस बिहार का दोनों पढ़ना है। उस दिन का भी करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, क्योंकि उस दिन के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि आज का न्यूज़पेपर में तुमने क्या पढ़ा, कोई एक हेडिंग बताओ। एक हेडिंग आपने बता दिया, उस पर ही क्वेश्चन में डेप्थ में वो चले जाते हैं। तो वो भी सोच समझ के बताना है कि कहाँ पर आपका पकड़ है, कहाँ पर आपने डेप्थ एनालिसिस कर रखा है, उसी टॉपिक को आप बोलेंगे वहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए कि क्या होता है बीपीएससी इंटरव्यू में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। मैं ऑलवेज़ कमेंट सेक्शंस को रीड करती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। एंड जो लोग भी मेंटरशिप से ज्वाइन करना चाहते हैं, सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।